क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अक्षय भाई साहब। गम्मा खड़ी भाभी साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। वो मैंने ना भाई साहब आज बेसन के लड्डू बनाए थे। अच्छा। वैशाली को बहुत पसंद है ना। कहाँ है वो तो अभी सो रही है वो अभी। सो रही है? सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, वो क्या है ना कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो आराम कर रही है। तो बताइए ना भाई साहब, मैं मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले आते ही होंगे, वो चल दिए, बस थोड़ी देर में आएंगे इसका ख्याल रखने के लिए। ओह अच्छा, ये लड्डू से दे दीजिएगा। जी जरूर। और कोई काम था आपको? वो क्या है ना कि ऑफिस की तैयारी करनी है मुझे और देर भी हो रही है तो नहीं, आप तैयार होइए। वैशाली उठेगी तो आप उसे बता देना कि मैं आई थी। जी जरूर कह दूंगा मैं। खम्मा घड़ी भाभी साहब। घड़ी खम्बा। हेडलाइन पढ़ने से ना नौकरियां नहीं मिल जाती हैं, नौकरियों का इश्तिहार भी देखना होता है। रोज तुम्हारे लिए ढूंढ कर रखती हूँ, पर तुम हो कि देखते तक नहीं हो। अब बदल भी लो नौकरी। क्या इसी सड़ी हुई कंपनी से रिटायर होने का इरादा है तुम्हारा? जिस तरह ये खाना ठूसते हो ना, उस तरह मेरी बातों को भी दिमाग में ठूस लो। 5 साल हो गए ना हमारी शादी को, लेकिन तुम वही के वही हो। वही घिसी पिटी नौकरी, वही गिरी हुई तनख्वाह। अरे बोर नहीं होते क्या तुम? या किसी लड़की से दिल लगा बैठे हो? अब मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, और ना ही फुर्सत है कि किसी लड़की के चक्कर में पड़ूं। अच्छा, नौकरी की बात की तो मुंह में दही जमा हुआ था, लड़की की बात करते किसी दबक से बोल पड़े। सुनते तुम सब हो, पर करना तुम्हें अपना ही है। शाम को टाइम से घर आ जाना, मासा के घर जाना है। भाभी साहब से बात हुई थी, कहा था मैंने उन्हें कि कचौरी बनाकर लाऊंगी, लेकिन वो कहने लगी कि कचौरी कौन खाता है आज के टाइम पे, कचौरी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दाल बाटी चूरमा बना के लाना। तो अब बस मैं वही बनाकर लेके जाऊंगी। अरे मजाक कर रही होंगी वो, हर बात पकड़ना जरूरी है क्या? मैंने उनकी बातों को पकड़ा नहीं है, जानती हूँ ताना मार रही थी वो, तुम्हारी तनख्वाह का मजाक उड़ा रही थी। और फिर गलत भी क्या कहा है उन्होंने? सही है, 2 वक्त की रोटी से ज्यादा तुम कमा नहीं पाते। वो तो शुक्र है कि समझदार परिवार है तुम्हारा, प्यार करते हैं सब लोग मुझसे, कदर करते हैं मेरी। मायके की कमी कभी महसूस नहीं हुई मुझे, लेकिन तुम तो वही के वही, मेरी इच्छाओं की कभी कदर नहीं करते तुम। खैर, तुम्हारे सामने बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने से कम नहीं है। मेरी बातें समझ में नहीं आती, कम से कम समय का ध्यान रख लेना। शाम को 6 बजे से पहले पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा, टिफिन तैयार है मेरा। हाँ, नौकरानी जो हूँ सब तैयार कर रखा है तुम्हारे लिए, और कुछ काम तो है नहीं मुझे। ठीक है। हाँ ठीक, मैं तो पूरी जिंदगी गुजार दी तुमने, कुछ सुधारने की कोशिश मत करना तुम। बाकियों के घरों में देखो दाई माँ काम करती है, और यहाँ सारा दिन मुझे ही पिटना पड़ता है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। और कोई फरमाइश है आपकी तो भी बता दीजिए, मुफ्त की नौकरानी जो है कर दूंगी मैं। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं खाना। क्या ही खाओगे, मेरी गालियों से जो पेट भर लेते हो तुम। चलो एक रोटी दे दो। नहीं है रोटी, गैस बंद कर दी है मैंने। एक दिन अगर कम रोटी खाओगे ना तो मर नहीं जाओगे। चैन से रोटी तो खाने देती नहीं हो। अरे कम से कम पेट भर के तो खाने दो। इतनी तकलीफ है ना तुम्हें? जाओ बाहर, घर से बाहर चली जाओ। यही धमकियां दोगे ना तुम? जानते हो कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। माँ बाप से झगड़ा कर तो तुम्हारे पास आई थी, अब कहाँ जाऊंगी मैं? माँ बाप के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। सड़ना है मुझे तुम्हारे साथ, बर्बाद
यहीं पे। मरो यहाँ पे। घुट घुट कर मरी तो रही हूँ। तुम्हारे भाई साहब ने कल वॉशिंग मशीन खरीदी है, ऑटोमेटिक वाली। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसमें, कपड़े डालो तो 2 घंटे में सूखकर बाहर आ जाते हैं। हाँ, महंगी होगी। मुकाबला क्या करूं? सोने में खेलते हैं वो लोग, उन्हें पैसों की क्या फिक्र। तुम्हारी तरह नहीं है, आगे की प्लानिंग कर कर कंजूसी से जीवन जियो। इसीलिए कह रही हूँ कि नई नौकरी ढूंढ लो तो हम भी ऐश की जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही किसी पिटी जिंदगी जीनी है। 24 घंटे पैसे 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 पैसे। तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता है या नहीं? नहीं चलता। तुम्हारे इस भाड़े के घर में दम घुटता है मेरा, दिमाग नहीं चलता मेरा। कह रही हूँ शहर में घर ले लो अपने भाई की तरह, एक शब्द नहीं बोलूंगी तुमसे। घर से भागकर अलग रहने का फैसला नहीं किया होता ना, तो आज हम भी उस घर में रह रहे होते। अच्छा, ये भी गलती मेरी है। पैसे कम तुम कमाओ, बीवी की ख्वाहिशें तुम पूरी ना करो, और बीवी कुछ बोले तो गलती उसकी। ये चप्पड़ जवान अगर बॉस के सामने चलाते ना तो तुम्हारी नौकरी भी बढ़ जाती और पोस्टिंग भी हो जाती। लेकिन नहीं, बीवी के सामने खोलनी अपनी जबान। मार्केट में ना माहौल ठंडा है, इसलिए प्रमोशन नहीं मिल रहा, इसलिए पैसे नहीं बढ़ रहे, और नई नौकरी तो भूल ही जाओ तुम। मार्केट ठंडा नहीं है, तुम्हारा खून ठंडा पड़ चुका है। एक नंबर के आरती हो चुके हो तुम, एक नंबर के ढीठ और चिकने खड़े, जिस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तुम मेरी। कौन सी ख्वाहिश अधूरी छोड़ी है तुम्हारी? कौन सी ख्वाहिश छोड़ी? बताना जरा। साड़ी, कपड़े, मेकअप सब तो दिलाता हूं तुम्हें, क्या कमी छोड़ा है मैंने? अरे जितनी मेरी औकात है ना, उससे ज्यादा करता हूं। अब तुम सेटिस्फाई नहीं होती, तुम संतुष्ट नहीं होती, क्या करूं मैं, क्या करूं? डूब के मर जाओ। कोई एहसान नहीं करते हो, फर्ज है तुम्हारा। भाई साहब को देखा है? भाभी साहब को हर दिन नए नए सामान खरीद के देते हैं, महीने में उनके खर्चे के पैसे देते हैं और सामान के खर्चे के पैसे अलग देते हैं, और तुम 20,000 रुपए थमा देते हो और महीने की आखिरी तारीख पर उसका हिसाब लेने आ जाते हो। बस बहुत हो गया वैशाली, अब मैं तुम्हारे ताने बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिमाग गर्म हो रहा है मेरा। चलो, किसी बात से तो खून में उबाल आया तुम्हारे, वरना तुम्हारी मरी और मुरझाई शक्ल देखकर तो मैं भी तुम्हारी पगार ना बढ़ाऊं। ये लो इख्तियार और निकलो यहां से। कहा ना दिमाग मत खराब करो मेरा, दिमाग गर्म हो रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं होगी चुप, हक मांग रही हो अपना। तुम्हें ये गरीबी बर्दाश्त होती होगी, लेकिन मुझे नहीं होती, नहीं जी सकती मैं इस गरीबी से। मरो यहाँ पे। आओ तो बैठ। क्या बात है, दिन में ही? तेरी बीवी कुछ नहीं बोलती तुझे? क्या बोलेगी वो? और वो होती कौन है मेरी जिंदगी में कुछ बोलने वाली? मतलब? तो उसका काम है सिर्फ घर संभालने का, और अगर गलती से भी उसने कुछ मुझे बोल दिया ना, तो उसकी जुबान को अच्छे से बंद करना मुझे आता है। किस्मत वाला है तू भाई। मेरी बीवी तो मतलब सुबह से उसके किटकिट और ताने शुरू हो जाते हैं। अरे जीना हराम कर रखा है मेरा उसने। मेरे बड़े भाई साहब और अपने जीजा जी, इन दोनों से मुझे कंपेयर करती रहती है। मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूं मैं। भगवान जाने क्या सोचती है। तूने उसे इतना सर पे चढ़ा रखा है ना, इसीलिए इतना नाटक करती हो, समझा? तू चिंता मत कर, बैग मांग और जाके उसे उसकी औकात दिखा दे कि उसकी जगह रसोई की 4 दीवारी के अंदर ही। ले मार, सोच मत, सब सही हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ये क्या कि मेरे बड़े भाई साहब और भाभी ने मुझे दावत पे बुलाया है, मुझे वहीं जाना है। तू एंजॉय कर, ठीक है? खम्मा गड़ी बापू साहब। आ जाओ। फाइल है वो। जीता रहे। खम्मा गड़ी बापू साहब। जीती रहो। भाभी साहब खम्मा गड़ी। भाभी साहब खम्मा गड़ी। और बापू तबीयत कैसी है? ये देखो, मैं आप सबके लिए दाल बाटी चूरमा बना के लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो मजाक किया था। मैंने तो पहले से कितना सब कुछ बना लिया है, दाल बाटी चूरमा, मूंग दाल का हलवा, गट्टे की सब्जी, सब कुछ मैंने थारे लिए बना के रखा है। अरे वाह भाभी, आपने तो 56 भोग बना दिया।
हमारे यहाँ तो ये सब सपने में भी नहीं बन सकता। दाल चावल बन जाए यही बहुत है। इनकी तनख्वाह ही इतनी है। ऐसा क्यों बोल रही है वैशाली? अरे बहू, तू कहे तो थारे वास्ते भी खाना यहाँ से भिजवा दिया करेंगे। अरे नाकारा ही सही है तो इस घर का हिस्सा ही ना। तू उदास मत हो वैशाली, बापू साहब की तो आदत है मजाक करने की। तू कहे तो मैं तेरे घर खाना भिजवा दूंगी। नहीं नहीं भाभी साहब, आप क्यों परेशान होंगी? मैं खुद ही लेने आ जाया करूंगी। इसी बहाने कभी कभी तू घर में दिख जाया करेगी। चल आजा, खाना लगाते हैं। क्या मदद करूं मैं तेरी? अक्षय बोल। पहले तो हम सबके मना करने के बावजूद तूने बिरादरी से बाहर शादी कर ली और फिर घर भी छोड़ दिया तूने। अब अपनी घरवाली को भी खुश नहीं रख पा रहा है। अरे छोरे, क्यों हमारे संस्कारों पे मिट्टी डाल रहा है तू? घरवाली को खुश रखना, उसकी मांगे पूरी करना हर पति का कर्तव्य होवे। बापू साहब, मैं अपना फर्ज बराबर निभा रहा हूँ, हर कोशिश करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। जे ना खुश हो रही थी। रहने दे। मारे को सब पता है, मारे से बहस को नहीं करना। बापू साहब, आप फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। देख, तुझे ध्यान देना होगा। मैं तुझे एक एड्रेस देता हूँ, कल जाकर वहां पे मिल। देख रहा है ना, अगर तूने जल्द से जल्द अपनी कमाई नहीं बढ़ाई ना तो बस जिंदगी भर ऐसे ही दूर से देखते रहिए उसको। और अगर ऐसे ही सब चलता रहा ना तो एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी वो। इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने वाली। कहाँ जा रही हो तुम? झन्नू में तो तुम ले ही आए हो, अब कहीं भी जाऊं क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? अरे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे सकती तुम। पति हूं मैं तुम्हारा, थोड़ी तो इज्जत किया करो। इज्जत ना कमानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। तुम 4 पैसे ठीक से नहीं कमाते, इज्जत तो क्या खा के कमाओगे? मेरी बहन की शादी मेरे बाद हुई थी, 4 साल ही हुए उसकी शादी को, लेकिन आज उसने घर बना लिया, नई गाड़ी खरीद ली, हर साल दिवाली पर पेंट करवाती है और हर संडे दोस्तों के साथ घूमने जाती है और मैं 2 महीने में जाके साड़ी खरीदती हूँ। अरे तू सीधे सीधे कौन ना साड़ी चाहिए, ये बातों की जलेबी बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं दिखाई देता हर बात बोलना जरूरी है? ओ, इतनी सारी बकवास कर सकती हो लेकिन एक बात सीधे सीधे नहीं कह सकती। कल मेरे भाई और मेरे बाबू साहब के सामने तुम मेरी सैलरी और सेविंग की बात कर सकती हो लेकिन ये बात नहीं कर सकती थी। वाह! अरे क्यों करती हो ऐसा? तकलीफ क्या है तुम्हें? सड़क पर है हम। सड़क से बेहतर भी नहीं है हमारी जिंदगी। मेरा मुंह जिसे चाहे जो कहूं, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का, समझे तुम? अच्छा, तो मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहूं? अरे इतना ही बुरा लगता है तो सुधार लो ना अपने आप को। तुम्हारी नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं होती मुझे, भर चुकी हूं मैं, हर जगह मुंह खुलने लग गया है मेरा। जब नहीं झेल सकती ना तो चली जाओ यहाँ से। जिस दिन चली गई ना तो उस दिन सच में सड़क पर आ जाओगे। तुम्हारी 4 रुपल्ली में कैसे घर चलाती हूँ ना ये मैं ही जानती हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना तो पता चलता तुम्हें। और अब तो महंगाई भी इतनी बढ़ चुकी है ना कि 4 रुपए में 2 रुपए बचा पाती थी वो भी नहीं बचा पा रही हूँ। टीवी देखा है हमारे घर का? और फ्रिज बाबा आदम के जमाने का है और ये सोफा जर्जर होने लग गया है क्योंकि औकात नहीं है ना हमारी खरीदने की। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो पैसे, जो चाहिए जाके खरीद लो। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पैसे मिल गए ना, जाओ अपना काम करो। पहले बताओ ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहाँ चोरी डकैती की है तुमने? बताओ मुझे। मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से अपना काम करो, जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, मुझे बताओ ये पैसे कहाँ से आए? इमरजेंसी के लिए रखे थे, जरूरत पड़ सकती थी ना। झूठ बोल रहे हो तुम, तुमने किसी गलत धंधे के लिए पैसे रखे थे। बस
क्या बात है वैशाली, आज तो कुछ ज्यादा ही शांत है। क्या बताऊं सुमन, मैं अपने पति से बहुत परेशान हो गई हूँ। एकदम निरस आदमी है, जिंदगी में ना कोई उमंग है, ना कोई जोश है, ना जिंदगी जीना आता है उसे। पिछले 5 साल से एक ही सड़ी सी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसी तनख्वाह पर। दाल रोटी से ऊपर सोचता ही नहीं है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। तू थोड़े दिन के लिए अपने मायके चली जाना, दिमाग भी शांत हो जाएगा। जिस दिन बिरादरी से बाहर शादी की थी ना, उसी दिन बाबूसा ने दरवाजे बंद कर दिए थे और ससुराल वालों के साथ रहना मुझे ही बड़ा अटपटा लग रहा था, इसीलिए उनके साथ नहीं रह सकती। अब तो बस मेरी मजबूरी बन गई है इसके साथ रहना। क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। सुमन तू मुझे बताना, अब तो लगता है कि वो तो कुछ नहीं कर सकता, मैं ही कुछ कर लूं। कोई तरीका बताना पैसे कमाने का। तो तू कुछ ऐसा काम कर ले जिसमें पैसे भी ना लगे, जैसे ट्यूशन व्यूशन पढ़ा ले। ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ा सकती मैं, बहुत दिमाग लगता है और समय भी नहीं है उतना। अरे तो पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी वगैरह कुछ सिखा ले। हाँ मैं मेहंदी सिखा सकती हूँ, तू मेरी मदद करेगी? माफ करना वैशाली, बट मेरी सास और मेरे पति कभी नहीं मानेंगे। देख तू मेरी सहेली है, मैं इसलिए तुझे बता रही हूँ। उन्हें तो तेरा यहाँ आना भी पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि तू और अक्षय भाई साहब जैसे पूरा दिन लड़ते रहते हो, और अगर मैं तेरे साथ रहूंगी तो मैं भी अपने पति से वैसे ही लड़ने लगूंगी। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, जानती हूँ मैं तेरे स्टैंडर्ड की नहीं हूँ ना, इसीलिए उन्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। नहीं वैशाली, ऐसी कोई बात नहीं है, सहेली है तू मेरी। मैं तेरी घर गृहस्थी में नहीं आना चाहती। मेरे यहाँ आने से तेरे परिवार में दिक्कत होगी, मैं नहीं आऊंगी तेरे पास। कोई बात नहीं सुमन, चल मैं चलती हूँ। घड़ी गंबा। मुझे तो लगता है मेरी बीवी के साथ साथ मेरे भाई साहब भी मेरा मजाक उड़ाने पे लग गया। आज एक नौकरी के लिए भेजा मुझे, पता है वहां उन्होंने ऐसे अजीब अजीब से सवाल किए मुझसे, क्या बताऊं तुझे। अरे एक तो पूछने लगा कि तुम पिछले 5 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्या ही सीखा होगा। अरे टेक्नोलॉजी तो कहां से कहां निकल गई। एक काम करो, पहले कोर्स करके आओ फिर अप्लाई कर। ये देखो मेरी बीवी मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, तू हंस रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि तो उसकी इतनी सुनता क्यों है। तो क्या करूं? है कौन वो? अरे कौन है वो? जो तुझे सही लगता है ना भाई, वो कर, समझा? अरे अपने घर का राजा है तू, राजा। बीवियों का काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना और घर संभालना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए उन्हें वहीं तक सीमित रहने दे, समझा? बनाओ एक। वैशाली की शिकायतें और चिड़चिड़ापन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे अक्षय की एक बात नहीं सुहा रही थी। वो लगातार अक्षय की तुलना या तो अपनी सहेलियों से करती थी या फिर अक्षय के बड़े भाई से। और अक्षय का दोस्त रूपेश, जिसे उसे सही राह दिखानी चाहिए थी, वो उसे वैशाली के खिलाफ भड़का रहा था। वो नशे की आदत में उसे डुबोकर उसे गलत रास्ते की ओर धकेल रहा था। वैशाली के रोज रोज के ताने और रूपेश की रूढ़िवादी सोच कि पत्नियों का दायरा सिर्फ किचन तक ही सीमित रहना चाहिए,
ये सारी बातें अक्षय के दिमाग को दीमक की तरह चाट रही थी। अक्षय के लिए सही गलत की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। काश उस वक्त उसने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी होती और शांति से वैशाली से बात की होती और सही फैसला लिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। अक्षय और वैशाली के बिगड़ते रिश्तों ने एक ऐसे भयानक मंजर का रूप ले लिया जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसी भयानक दुर्घटना से रूबरू कराएंगे जिसने न केवल राजस्थान के एक गांव चूरवाड़ी की बल्कि पूरे राजस्थान की नींद उड़ाकर रख दी। कहाँ रह गए अक्षय? फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। कहाँ थे तुम? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन? अच्छा, नहीं उठाया? अरे मैं पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ थे तुम? जवाब दो उसका। सॉरी। तुम तो नई कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे ना, जो भाई साहब बता रहे थे। तो फिर ये शराब कहाँ से पीकर आए हो? क्या हुआ नए ऑफिस में? भाई साहब बता रहे थे वो लोग तो सैलरी भी अच्छी देने वाले हैं। अरे यार, बड़े बदतमीज किस्म के लोग थे वो लोग। अरे तो क्या हो गया? तुम किसी रियासत के महाराजा हो क्या? 4 बातें सुन लेते तो कुछ घिस नहीं जाता तुम्हारा। पैसे भी तो अच्छे दे रहे थे, सुन लेते, क्या फर्क पड़ता? और ये शराब किसके साथ पीकर आ रहे हो? कान बंद करने से चीजें नहीं सुधर जाती हैं अक्षय, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ कुर्सी तोड़ने से पैसे नहीं आते। चुप हो जाओ वरना क्या? मारोगे मुझे? मारो मुझे, मार नहीं डालो ना तो। उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। चलो, सब चीज हो गया तो खाने को मिलेगा कुछ? पहले कुछ खाने को दे दो, उसके बाद पूरी रात बकवास करते रहो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? वाह, बड़े ही ठीक किस्म के इंसान हो तुम। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे, ऐसे रखोगे वैसे रखोगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। रोज रोज ये सादा खाना खाकर पकते नहीं क्या तुम? तुम्हारा मन नहीं करता घर में पनीर बने, मूंग दाल का हलवा बने, 56 भोग बने, ये रोटी सब्जी की जगह शाही पनीर और बटर नान बने? देखो, अगर तुम मुझे चैन से खाने दो ना, यही बहुत है मेरे लिए। पर मेरे लिए नहीं है, मुझे बहुत कुछ चाहिए अपनी जिंदगी में। मैं भी चाहती हूँ हर हफ्ते मेरी दोस्तों की तरह पार्लर में जाऊं, उनके साथ घूमूं, पर तुम्हारी इस 20,000 की सैलरी में भाभी सा का फोन है, बताती हूँ तुम्हारे ये वाहियात कारनामे। भाई साहब, आपने तो कहा था ना अक्षय की नई जॉब लग जाएगी, फिर क्या हुआ उसका? उसकी तो तू बात ही मत कर वैशाली। आज के बाद मैं उसके लिए कहीं बात नहीं करने वाला हूं। तुझे पता है, मैंने उसके लिए 3 जगह बात की थी। पहली जगह तो सही से इंटरव्यू नहीं दे पाया, और दूसरी जगह उसे कहा गया कि जाकर डिप्लोमा कर लीजिए, तो भाई साहब वहां से अकड़ कर चले आए। और तीसरी कंपनी में तो गया ही नहीं। अरे मेरी नाक कटवा दी उसने। क्या करूं भाई साहब, बहुत परेशान हो गई हूं उनके साथ ही नकली जिंदगी जी कर। किराए का घर, कम पैसे, आखिर कब तक मैं ऐसी गरीबी से रहूं? देखो वैशाली, हमसे अलग होने का, शादी करने का फैसला तुम दोनों का था, और तुम्हारी बेहतर जिंदगी के लिए हमने अक्षय को उसका हिस्सा भी दे दिया। और सच कहूं तो इतनी बुरी जिंदगी नहीं है तुम लोगों की। अब तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए तो वो तो अलग बात है ना। अरे वैशाली बेटा, तू कब आई? जीती रहे।
बहुत बहू, सब ठीक तो है ना? मैं थारी परेशानी समझता हूं वैशाली। क्या है ना, हमारे दोनों बेटे बड़े ही जिद्दी हैं, जल्दी किसी की सुनते कोई नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बापू साहब? मैंने तो हमेशा ही आपकी बात मानी है। अब आपके लाडले के चक्कर में मैं अपने सालों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला सकता ना। तो ठहर, मैं अभी आता हूं। ये ले बेटा, तन्ने जितने चाहिए हैं इसमें ले जा तू। शुक्रिया बाबू साहब। अरे सुन सुन सुन, ये ले, ये भी तू ले जा, थारे वास्ते बनवाए। अरे मैं तो बस यही चाहूं कि तू बस खुश है? ए बहू, अब जरा हमको भी चाय वाय पिला दे। जी बापू साहब। ये तो बापू सा की थैली है ना? क्या है इसमें? कहां से लाई है? तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो और अब मुझे अपना काम करने दो। अब जो मैं करने जा रही हूँ ना, उससे हम दोनों का जीवन सुधर जाएगा, समझे तुम? और ये हक है मेरा। पति हूं मैं तुम्हारा, जितना पूछूं उसका जवाब दो। क्या है पति हूँ पति हूँ पति हूँ, हर वक्त पति हूँ चिल्लाते रहते हो। पति होने का एक भी फर्ज निभाया आज तक? तंग आ गई हूँ मैं ये सुनकर। देखो बात को पलटो मत। क्या ना पलटो? तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी है। तुम्हारी वजह से अपने माँ बापा को छोड़कर आई थी, सोचा था रानी बना कर रखोगे, लेकिन नौकरानी से बदतर जिंदगी कर दी इस घर में मेरी। वैशाली, जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए मुझे। क्या है इस पोटली में और कहां से है ये पोटली? सीधा जवाब चाहिए ना, तो ये पोटली तुम्हारे बापू सा की है, जिसे मैं लेकर आई थी। मुझे कुछ सामान खरीदना था जो तुम तो कभी इस जीवन में दिला नहीं सकते। एक हारे हुए इंसान हो, 1 रुपया ज्यादा नहीं कमा सकते तुम। लेकिन मुझे अब ऐसे नहीं जीना, इसलिए तुम्हारे बापू सा से पैसे मांग कर लाई हूं, जिनके पास अगर अगली बार तुम मुझे जाने से रोकोगे तो शायद अगली बार मैं अपने आप को बेचकर पैसे लाऊं। वैशाली! कब से कह रहा हूं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। जब पति काम से आता है तो उसे चाय देनी चाहिए, ताना नहीं देनी चाहिए। तुम शांत क्यों नहीं रह सकती? हाँ, खुश क्यों नहीं रह सकती तू? तुझे क्या लगता है तेरे ताना देने से मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी मेरी तनख्वाह? पत्नी है तू, घर संभालना काम है तेरा, तू घर संभाल। मुझे मत सिखा क्या करना है, समझी? आज के बाद अगर कुछ बोला ना, जबान काट दूंगा मैं तेरी, समझी? देखो, चुप रहती हो तो कितनी अच्छी लगती हो तुम। बोलती रहती है, बोलती रहती है। चलो उठो, चाय बनाओ, सर पट रहा है मेरा। अरे उठो, बहुत हो गया नाटक। चलो उठो वैशाली। चल उठ, नाटक मत कर। वैशाली, वैशाली, वैशाली,
वैशाली, वैशाली, इसलिए कह रहा था चुप हो जा, चुप हो जा। मर गई ना, क्या करूं मैं? हे भगवान। हाँ भाभी साहब, अरे उसका फोन तो घर पे ही छूट गया। उसकी दोस्त है ना सुमन, उसके साथ पार्लर गई है, तो जैसे ही आती है मैं आपकी बात कराता हूँ। जी, खम्मा गणी। परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी। अगर सही समय पर अक्षय ने अपने घर वालों के साथ बैठकर उनकी सलाह ली होती, गुस्से को छोड़कर शांति से हर बात को संभाल लिया होता, तो शायद आज वैशाली जिंदा होती। मगर अफसोस, अक्षय अपनों की मदद लेने की बजाय खुद में सिमटता चला गया। उसकी कुंठा पर आखिरी कील तब लगी जब उसे इस बात का पता चला कि वैशाली ने उसके घर वालों को उसके बारे में बता दिया है, और वैशाली ने उसके पिताजी से आर्थिक मदद भी मांगी है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और वो कर बैठा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अक्षय भाई साहब। गब्बा खड़ी भाभी साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। वो मैंने ना भाई साहब आज बेसन के लड्डू बनाए थे। अच्छा। वैशाली को बहुत पसंद है ना। कहाँ है वो तो अभी सो रही है। सो रही है वो अभी। सो रही है? सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, वो क्या है ना कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो आराम कर रही है। तो बताइए ना भाई साहब, मैं मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले आते ही होंगे, वो चल दिए, बस थोड़ी देर में आएंगे इसका ख्याल रखने के लिए। ओह अच्छा, ये लड्डू से दे दीजिएगा। जी जरूर। और कोई काम था आपको? वो क्या है ना कि ऑफिस की तैयारी करनी है मुझे और देर भी हो रही है तो... नहीं, आप तैयार होइए। वैशाली उठेगी तो आप उसे बता देना कि मैं आई थी। जी जरूर, कह दूंगा मैं। खम्मा घड़ी भाभी साहब। घड़ी खम्बा। पहले तू चैन से जीने नहीं देती थी, तेरा फोन सुकून छीन रहा है। हाँ भाभी साहब, वो माफ कीजिएगा, मैं वैशाली को बताना भूल गया कि आपका फोन आया था। वो सुमन भाभी की तबीयत बहुत खराब है ना, तो उनके पास गई। वो अकेली है ना, तो उनका ख्याल रखने के लिए। अरे नहीं भाभी साहब, आप टिफिन मत भेजिए, मैं कुछ कर लूंगा ना। और वैसे भी वैशाली 2-3 दिन के लिए घर से बाहर है, तो बापू साहब को बोलिएगा फिक्र ना करें। जी भाभी। खम्मा घड़ी। घनी खम्मा। बापू साहब, वैशाली सुमन के घर गई है कुछ दिनों के लिए। सोच रही हूँ कि अक्षय को टिफिन खुद ही जाकर दे आऊं। जरूर बेटा, सच तू हमारे परिवार का कितना ख्याल रखे। मैं तो धन्य हो गया थारे जैसी बहू पाकर। खम्मा घड़ी काका साहब। सुमन, तू यहाँ? थारी तो तबीयत खराब थी ना? मेरी तबीयत खराब है?
तबीयत तो वैशाली की खराब है ना? ये क्या कह रही बेटा? तबीयत तो थारी खराब थी ना? ये किसने कहा आपसे काका साहब? अक्षय ने। और अक्षय भाई साहब ने मुझसे कहा कि वैशाली की तबीयत खराब है। मैं उनके घर लड्डू देने गई थी, अक्षय भाई साहब ने मुझे वैशाली से मिलने ही नहीं दिया। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं आप लोगों को बताने आ गई। ना बेटा, गड़बड़ कौन है? गड़बड़ हमारे सुनने में हो गई है। तो जा, हम लोग देखते हैं। खम्मा घड़ी काका साहब। घड़ी खम्मा। बहू, तू संदीप को फूल लगा। वो लोग अक्षय के घर पर पहुंचे। जी बापू साहब। अक्षय! बापू साहब, बापू साहब वहीं रुक जाओ। यहां से वापस चले जाओ। मैं कह रहा हूं वापस चले जाओ, मैं मार दूंगा। मैं पत्थर मार दूंगा बाबू साहब। बाबू साहब मैं अक्षय! जाओ। अक्षय! मामला हो गया के? हैं? अरे थारा बाप हूं मैं। जाओ जाओ, मैं मार दूंगा। बाबू साहब अभी आप चलिए यहाँ से। बाबू मामला हो गया। ये मामला हो गया बाबू साहब। संदीप, संदीप तू जा, तू मेरे को न लेकर क्या? मैं संभालता हूँ इसने। जी बाबू साहब। प्याली बेटा, तू छिप जा, तू छिप जा। मार! अरे थारा बाप थारे सामने खड़ा है। चला जा बाबा, चल जा। अक्षय! अक्षय! दरवाजा खोल अक्षय! बाबू साहब यहाँ से वापस चले जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना। अरे मैं ऐसे नहीं जाने वाला जब तक तू बाहर नहीं निकलेगा। अरे क्या कर रहा हूँ हमारी बहू के साथ? खोल दरवाजा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं चाली मुझे हमेशा ताने मारती थी। अरे अरे दरोगा जी, हमारा बेटा अंदर है, आप देख लो जी। शांत रहिए। बोल इधर आओ। बोल बोल कैठा मारी बहू, बोल। चलो आई एम सॉरी, पर ये अब इस दुनिया में नहीं रही। मर चुकी है क्योंकि इसे मैंने ही मारा। मैंने ही मारा इसे। परेशान हो गया था मैं इसके किरकिर से, रोज रोज के तानों से, रोज की गालियों से। जीना आराम कर दिया था इस औरत ने। इतने सालों में एक दिन चैन की रोटी नहीं खाई। इतने सालों में इसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता था, अपनी जेब काटता था, लेकिन इसके खर्चे पे कभी कंट्रोल नहीं किया। फिर भी इसे कुछ भी पूरा नहीं पड़ता था। हमेशा दूसरों से तुलना करती थी। बहुत प्यार करता था मैं इससे, बहुत। लेकिन इसको प्यार नहीं चाहिए था बाबूजी। इसके अंदर बस पैसे की भूख थी। मेरी सब्र का बांध टूट गया था। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की समझ जा,
अरे मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन नहीं, इसकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही थी। मेरी इज्जत को तार तार कर दिया इसने। बाबू साहब, इसके ताने मुझे जख्मी करते थे अंदर तक। बाबू साहब, मैं इस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, सच कह रहा हूं मैं। बस इसको चुप कराने के लिए मैंने बस एक थप्पड़ मारा और ये गिर गई, और हमेशा के लिए चुप हूं। किसी को शक ना हो, इसलिए मैंने इसे यहां सुला दिया, ताकि आते जाते लोगों को लगे कि ये बीमार है और ये सो रही है। बापू साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी गलती हो गई बाबू साहब, बड़ी गलती हो गई। दरोगा जी, ले जाइए इसे। हत्या आखिर हत्या ही होती है। हवलदार, ले चलो इसे। बापू साहब, कर दिया इसने। एक बेहतर जिंदगी की चाह में वैशाली इस कदर डूब चुकी थी कि उसके रोज रोज के ताने, अक्षय की दूसरे लोगों से तुलना अक्षय पर क्या असर कर रहे थे ये वो नहीं देख पाई। यदि वैशाली अक्षय को ताना देने की बजाय उसका साथ देती, जीवन में आगे बढ़ने में उसकी प्रेरणा बनती, दो शब्द प्यार के कहती, तो शायद आज कहानी कुछ और होती, वो जिंदा होती। अपने मतलब को पूरा करने में हमें इतना भी नहीं खोना चाहिए कि हम दूसरों की भावनाओं की कदर भी ना कर सके। और ध्यान रखें, अहंकार को दरकिनार कर अपनों के करीब जाकर उनसे मदद लेने की हमेशा कोशिश करें। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।